जमीन के नीचे दबे हैं, कुछ पुराने खंडरों की दीवारों पर उकेरे गए हैं। और कुछ सदियों पुरानी किताबों के पन्नों में छिपे हैं। हाँ, ठीक कहा। और कुछ तो उन सिक्कों पर भी दर्ज हैं जो कभी हजारों साल पहले बाजार में खनकते थे। इतिहास को समझना बिल्कुल ऐसा ही है। ये केवल तारीखों को रटने का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कला है। और आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य भी यही है। मतलब आज हम भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों और साहित्य का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास अध्ययन करने वालों के लिए 15 स्लाइडों का एक बहुत ही विस्तृत संकलन है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए त्वरित रिवीजन यानी क्विक रिवीजन नोट्स का काम करता है। बिल्कुल। हम स्लाइड 1 से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो कि मुख्य शीर्षक है। और स्लाइड 2 हमें इस अध्ययन की रूपरेखा बताती है। मतलब ये हमें बताती है कि हम इतिहास को पुरातात्विक स्रोतों, वैदिक साहित्य, प्राचीन और मध्यकालीन रचनाओं और आधुनिक भारत की पुस्तकों में बांट सकते हैं। सही कहा। तो क्या हम इस पहेली के सबसे ठोस टुकड़ों से शुरुआत करें? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। स्लाइड 3 और 4 की तरफ चलते हैं, जहां पत्थर और धातु पर लिखे इतिहास यानी पुरालेख शास्त्र की बात की गई है। पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है कि भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाँ, और भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता था। लेकिन यहाँ एक बात पर सच में हैरानी होती है। कौन सी बात? यही कि भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख भारत के अंदर नहीं मिला है, वो बोगस कोई नमक स्थान पर मिला है। अरे हाँ, बोगस कोई, जो कि आज के सीरिया और तुर्की के पास है। मतलब कोई भी सोच सकता है कि भारत का अभिलेख इतनी दूर कैसे पहुंच गया? ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। दरअसल बोगस कोई अभिलेख आर्यों के प्रवास का एक बड़ा प्रमाण है। अच्छा। हाँ, उसमें इंद्र, वरुण और मित्र जैसे वैदिक देवताओं का जिक्र है, जो ये साबित करता है कि विचारों का आदान प्रदान हजारों किलोमीटर दूर तक होता था। अरे वाह! और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि भारत के भीतर इतिहास को समझने का नजरिया 1837 में पूरी तरह से बदल गया। जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को पढ़ा, है ना? बिल्कुल, वो एक तरह से मास्टर की खोजने जैसा था। और पहला संस्कृत अभिलेख शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये अभिलेख प्राचीन काल के सोशल मीडिया पोस्ट थे? सोशल मीडिया पोस्ट। मेरा मतलब है जो पत्थरों पर परमानेंट स्टेटस की तरह लिख दिए गए थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें लाइक और शेयर कर सकें। ये काफी मजेदार उपमा है। जिस तरह आज किसी इमारत के उद्घाटन पर पत्थर की पट्टिका या प्लैक लगाई जाती है, प्रयाग स्तंभ या जूनागढ़ अभिलेख भी वैसे ही काम करते थे। सत्ता दिखाने के लिए। हाँ, शासकों और उनके अभिलेखों का पूरा नेटवर्क था, जैसे गौतमीपुत्र शातकर्णी का नासिक गुहा लेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख जो हरिशेर ने लिखा था। बिल्कुल। पुलकेशिन द्वितीय के लिए रविकीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखा। और भोज प्रतिहार का ग्वालियर अभिलेख, मतलब राजाओं ने पत्थरों और गुफाओं दोनों का इस्तेमाल किया। सही कहा। गुफा निर्माण में मध्य प्रदेश की भीमबेटका और महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जो गुप्तकाल और सातवाहन शासकों ने बनवाई। ठीक है, तो राजाओं ने अपना स्टेटस तो अपडेट कर दिया, लेकिन आम जनता की जेब में क्या था? मतलब मुद्राएं। हाँ, स्लाइड 5 में हम मुद्रा प्रणाली या न्यूमिस्मेटिक्स पर आते हैं। सिक्के तो अर्थव्यवस्था का सीधा एक्सरे होते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं हिंद यूनानियों ने जारी की। लेकिन यहाँ स्लाइड में एक अंतर है। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी की और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। रुकिए, ये ज्यादा और शुद्ध का क्या खेल है? क्या गुप्तकाल में सोने की कमी आ गई थी? ये आर्थिक गिरावट का एक बहुत क्लासिक संकेत है। गुप्त साम्राज्य के अंतिम चरण में युद्धों के कारण खजाना खाली होने लगा था। ओहो, मतलब सिक्के तो चाहिए थे लेकिन सोना कम था। बिल्कुल, इसलिए उन्हें मिलावट करनी पड़ी। जबकि कुषाणों का रोमन साम्राज्य के साथ भारी व्यापार था, तो उनके पास शुद्ध सोना आता था। समझ गए। और चांदी के सिक्कों का क्या? चांदी का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे चलाया। और बाद में शेरशाह सूरी का रुपया
और इल्तुतमिश का टंका भी तो था। हाँ, और सातवाहनों ने तो सीसे यानी लेड की मुद्रा भी जारी की थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बताइए। सोना, चांदी, सीसा तो समझ में आता है, हम्म। लेकिन स्लाइड में चमड़े की मुद्रा का जिक्र है। हाँ, निजाम भिश्ती वाला किस्सा। हाँ, हुमायूं के काल में हम्म। कोई चमड़े का सिक्का कैसे चला सकता है? हम्म। वो तो पानी में खराब हो जाता होगा। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुद्रा का मूल्य क्या है? धातु में? नहीं, मुद्रा का मूल्य उसे जारी करने वाले के अधिकार में होता है। हाँ, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा। टोकन करेंसी। बिल्कुल, यह आज के कागजी नोट या डिजिटल करेंसी जैसी थी, बस सरकार की गारंटी होती है। तो चमड़े का सिक्का भी उसी का एक रूप था। हाँ, हुमायूं की जान बचाने वाले निजाम भिश्ती का एक दिन का शासन और चमड़े का सिक्का सत्ता की प्रतीकात्मक शक्ति को दर्शाता है। और इल्तुतमिश ने जो पीतल का जीतल चलाया था, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा था। एकदम सही। ठीक है, सिक्कों की खनक से अब थोड़ा वेदों के मंत्रों की तरफ चलते हैं। स्लाइड 6, 7 और 8। और इसका उपवेद आयुर्वेद है और पाठकर्ता को होत कहा जाता है। यजुर्वेद यज्ञ के नियमों के बारे में है, जो गद्य और पद्य दोनों में है। सही। उपवेद धनुर्वेद है और पाठकर्ता अध्वर्यु। सामवेद संगीत से जुड़ा है। इसका उपवेद गंधर्व वेद और पाठकर्ता उद्गात्रु है। और आखिर में अथर्ववेद, जादूटोना और धर्म, रचयिता अथर्वा ऋषि। लेकिन यहाँ अथर्ववेद में एक बात बहुत खास है, इसमें राष्ट्रीय भावना का बहुत सुदृढ़ प्रतिपादन मिलता है। अरे वाह, राष्ट्रवाद इतनी जल्दी आ गया था। हाँ, भूमि सूक्त के रूप में। अब अगर ऋग्वेद को थोड़ा और खोलें तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। बिल्कुल, दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है। नदियों वाले हिस्से पर आते हैं। 42 नदियों का उल्लेख है, सिंधु की सबसे ज्यादा चर्चा है। और सरस्वती सबसे पवित्र यानी नदीतमा है। लेकिन तो इस सब का क्या अर्थ है? गंगा का केवल एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख क्यों? ये भौगोलिक बदलावों को दर्शाता है। शुरुआती आर्य सिंधु घाटी के आसपास थे, गंगा तक वो बाद में पहुंचे। मतलब वे पूरब की ओर बढ़ रहे थे। बिल्कुल। समाज में देखें तो आजीवन अविवाहित स्त्री को अमाजू कहते थे। मुख्य भोजन जौ था। और जन शब्द का 275 बार उच्चारण हुआ है, इंद्र का 250 बार। हाँ, प्रमुख मंडलों में तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का है, जो विश्वामित्र ने रचा। चौथा कृषि से जुड़ा है और 7वें में दशराग्य युद्ध का जिक्र है। एकदम सही। लेकिन सिर्फ वेद ही नहीं थे, वेदांग और उपनिषद भी जो थे। स्लाइड 8 के अनुसार 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त। वेदांगों को समझना ऐसा है जैसे किसी जटिल सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए यूजर मैनुअल पढ़ना। हाँ, अच्छा। और 108 उपनिषद। उपनिषद पूरी तरह दर्शन पर आधारित हैं। ये रटने से आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग की ओर कदम थे। जैसे मुंडकोपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। हाँ, और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, जो बौद्धिक वाद विवाद का बेहतरीन उदाहरण है। फिर 3 सूत्र आते हैं जो पहले कानून माने जाते हैं, और ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक का जिक्र है। बिल्कुल। और स्मृतियों में मनुस्मृति अहम है, जिसके भाष्यकार मेधातिथि और गोविंदराज थे। इसका अंग्रेजी अनुवाद द जेंटू कोड के नाम से वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। सही कहा। अब स्लाइड 9 और 10 पर आते हैं, महाकाव्य और पुराण। रामायण और महाभारत। रामायण में 7 कांड है और श्लोक 6000 से बढ़कर 24000 हो गए। हाँ, इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। और महाभारत का सफर तो और भी हैरान करने वाला है। 8800 श्लोकों की जय संहिता से शुरू होकर 24000 का भारत बना। और फिर गुप्त काल में ये 1,00,000 श्लोकों की शत सहस्री संहिता बन गया। क्या ये किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या विकिपीडिया पेज की तरह नहीं है, जहां सदियों तक लोग नई जानकारी जोड़ते रहे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़े हैं तो ये ग्रंथ केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये समाज के विकास का रिकॉर्ड है। पुराणों में मत्स्य सबसे प्राचीन है, विष्णु मौर्य वंश से और वायु गुप्त वंश से जुड़ा है। बिल्कुल। और इसी समय श्रमण परंपरा भी विकसित हो रही थी। बौद्ध और जैन साहित्य। हाँ, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, जैसे त्रिपिटक, सुत्त, विनय और अभिधम। और जातक कथाएं,
अश्वघोष का बुद्धचर और वसुमित्र का महाविभाषा शास्त्र। और जैन साहित्य में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और जिनसेन का आदि पुराण है। ये संस्कृत से पाली और प्राकृत में क्यों गए? ये संस्कृत के वर्चस्व को चुनौती देने और आम जनता की भाषा में धर्म को लाने का प्रयास था। समझ गए। अब स्लाइड 11 और 12, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। यहाँ बहुत सारे महान ग्रंथ मिलते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम, बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षवर्धन ने खुद नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी। विज्ञानेश्वर या विल्हण का विक्रमांक देवचरित, कल्हण की राजतरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास बताती है। विज्ञान में भी काफी काम हुआ। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, वरामहीर की बृहद संहिता, वाग्भट का अष्टांग हृदय। और साहित्य में विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, सोमदेव का कथासरित सागर, वात्स्यायन का कामसूत्र, राजशेखर की कर्पूर मंजरी, जयदेव का गीत गोविंद, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो। विदेशी यात्री भी तो आ रहे थे। हाँ, फाहियान की फोको की, हुएनसांग की सीयू की, अलबरूनी की तहकीके हिंद। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, स्थानीय दरबारी कवियों की रचनाओं और इन विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में क्या अंतर होता था? बहुत बड़ा अंतर होता था। दरबारी कवि जैसे बाणभट्ट अपने राजा की प्रशंसा एक पीआर एजेंसी की तरह करते थे। मतलब सिर्फ अच्छी बातें। हाँ, जबकि हुएनसांग या अलबरूनी एक स्वतंत्र पत्रकार की तरह समाज की सच्ची तस्वीर पेश करते थे। ओहो। इसीलिए कल्हण का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। राजतरंगिणी में उन्होंने निष्पक्ष होकर इतिहास लिखा। वे शायद भारत के पहले वास्तविक इतिहासकार थे। बहुत खूब। अब स्लाइड 13 से 15 की ओर बढ़ते हैं, मध्यकालीन वृत्तांत से लेकर आधुनिक क्रांति के पन्नों तक। मध्यकालीन भारत में फिरदौसी का शाहनामा, जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोजशाही, इब्न बतूता का रहला, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा, अबुल फजल की आईने अकबरी, औरंगजेब का फतवाए आलमगीरी, अमीर खुसरो का तुगलकनामा और कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्यद। मैंने एक चीज नोट की है, मध्यकाल में किताबें राजाओं के दरबार और धर्म के इर्द गिर्द थीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आधुनिक काल में, जो स्लाइड 14 और 15 में है, किताबें आर्थिक शोषण को बेनकाब करने और क्रांति की आग भड़काने का हथियार बन गईं। एकदम सटीक विश्लेषण है। यहाँ कलम को तलवार की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल, तिलक की गीता रहस्य, सावरकर की द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नौरोजी की किताब पहली ऑडिट रिपोर्ट थी जिसने दिखाया कि भारत का पैसा कैसे बाहर जा रहा है। बंकिम चंद्र का आनंद मठ, अरबिंदो घोष का वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन। आरसी दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री। स्लाइड 15 में भी कई राष्ट्रीय रचनाएं हैं। नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, मौलाना आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, भगत सिंह की एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड और मैं नास्तिक क्यों हूं, दिनकर का कुरुक्षेत्र, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। ये सभी अलग अलग विचारधाराओं की किताबें हैं और हमें पूर्ण निष्पक्षता के साथ इनका अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो गांधी का अहिंसा मार्ग हो या बोस और भगत सिंह का क्रांतिकारी मार्ग। स्लाइड 15 में एक एग्जाम प्रो टिप भी नहीं गई है। हाँ, मैच द फॉलोइंग के लिए ये बहुत अहम हिस्सा है। तो पत्थरों पर खोदे गए शब्दों से लेकर ताड़पत्रों पर लिखे वेदों, रेशम मार्ग से आए यात्रियों के यात्रा वृतांतों और अंत में स्वतंत्रता सेनानियों की जेल की डायरियों तक हमने 15 स्लाइडों का सफर तय कर लिया है। ये केवल परीक्षाओं को पास करने की सूची नहीं है, बल्कि ये उन आवाजों का संग